स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। जनवरी 2024 सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके आने की संभावना भी है। तो आइए चलते हैं, हम और आप मिलकर के इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यदि इस बेलन की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। दे रखा है कि त्रिज्या हमारी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसने पहले बोला है कि जो वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr और h+r होता है। कंडीशन दी गई थी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो कुल का मैं अगर 1/3 कर देता हूँ तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल हो जाता है। अब बैलेंस हो गया बराबर। तो ये सॉल्व करते हैं। 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो h से गुणा होकर के 3h हो जाएगा। इधर बचेगा h+r। यहाँ से अगर मैं h को पक्षांतर करूँ तो घट करके 2h बचता है, h=r हो जाता है। और यहाँ से h की वैल्यू निकालूँ तो r/2 आती है। बट r की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी थी तो वो यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यू हमें h की मिलेगी 2 चौको 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। तो अब कहता है कि बेलन का आयतन, तो आयतन होता है πr²h, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पाई का मान रखना नहीं है तो बता r²h। r यहाँ पर हमने 8 दे रखा है वो हो गया, और ऊंचाई मैंने निकाली 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 64 और गुणे 4, ये आ जाएगा 256 और ये पाई। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आ गया 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग सेंटीमीटर तथा b वर्ग सेंटीमीटर हैं। इस बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर दिया गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जो कि उन्होंने a दे रखा है तो उसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली। उसके बाद उसने आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो आधार होता है वो होता है वृत्ताकार, तो हो जाएगा πr², और उसकी वैल्यू उन्होंने b दे रखी है। यहाँ सॉल्व करेंगे और यहाँ से मैं निकालेंगे r का मान, तो r की वैल्यू निकालूंगा तो b/π आ जाएगा और स्क्वायर जाएगा तो √b/π हो जाएगा। ये तो हो गई r की वैल्यू, क्योंकि हमें उसकी ऊंचाई बतानी है मतलब। तो यहाँ पर हमें h निकालना होगा, तो h निकालेंगे तो बाकी जो है पक्षांतर हो गए a के नीचे चला जाएगा, तो a/2πr हो जाएगा। a/2π, r की वैल्यू हमने फाइंड करी है b/π, तो उसको वहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो a रहेगा ही रहेगा। 2π में √2 मतलब 2π हो जाएंगे, तो 1π से 1π चला जाएगा और 1π बच जाएगा जो कि रूट में होगा, और √b ऊपर पहले से था ही। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर a/2√π आ गया, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। तो तीसरा विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जरूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि व्यंजकों डेश और डेश के योग को डेश में से घटाया जाता है तो परिणाम में y⁴ का गुणांक है। तो यहाँ पर उसने y की घात जो 4 है उसका गुणांक पूछा हुआ है। तो हम इस पूरे को जोड़ने या घटाने की जो प्रोसेस है वो नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर y की घात 4 जो है 4 जो है उसी का गुणांक लेंगे, उसी को जोड़ घटा लेंगे। तो पहले दोनों को जोड़ना ही है, पहला बीजीय व्यंजक और दूसरा बीजीय व्यंजक, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने में, क्योंकि जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, जैसे पहले में होगा वैसे दूसरे में होगा। तो पहले में y की घात 4 है ही नहीं, तो उसके लिए तो कुछ बचा नहीं। दूसरे वाले में y की घात 4 का एक गुणांक है। y की घात 4 का गुणांक कितना दिया है, -5 दिया हुआ है।
तो ये हमने -5 लिख लिया। लेकिन तीसरा वाला जो है ये पीछे है, इसको घटाना है, तो इसको घटाओगे तो इसके चिन्ह ब्रैकेट खुलेगा तो इस घटाने वाले के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे y⁴ है, लेकिन ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का y⁴ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी इसका गुणांक कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, इसका मतलब -1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि विकल्प 2 में है। तो इस प्रश्न को आप पूरा सॉल्व करने का पूरा प्रयास कभी मत कीजिएगा। जो भी इसे गुणांक पूछ ले तो आपको वही सॉल्व करना है जो कि उसके गुणांक के आते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12। तो निम्नलिखित में से कौन एक पाइथागोरियन त्रिक है जिसका एक सदस्य 12 है। तो यहाँ पर मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर आप देख करके इनको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर याद होगा तो आपको सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, अर्थात सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। अगर 2 साइड्स मालूम है तो तीसरी साइड आप तुरंत याद होगी तो बता देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12, 5, 12, 13, एक यहाँ पर इस ट्रिपलेट का सदस्य 12 हो गया, और दूसरा एक हमारे पास दे रखा है 12, 35 और 37। इस वाले ट्रिपलेट में भी 12 आपका सदस्य है। तो यहाँ पर पहला 5, 12, 13 तो दिया नहीं है विकल्प के अनुसार, तो दूसरा जो दिया है कि 12, 35 और 37, तो यही दिया हुआ दूसरे विकल्प में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, जिसका एक सदस्य 12 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नहीं याद होंगे तो इनको आप ज़रूर याद कर लेंगे, आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फट से आंसर आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक समबाहु समलंब की स्थिति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपका एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है, कि इस प्रकार के प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो जाती है अगर सॉल्व ना किया जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि एक जो समलंब वो किसकी स्थिति में है, समद्विबाहु की स्थिति में है। समद्विबाहु की स्थिति का मतलब कि उसकी 2 साइड इक्वल हैं, जैसा कि नीचे वाले फिगर से आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर की स्थिति जो हमने दिखा रखी उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो पहली स्थिति तो ये सकती है कि जो समलंब होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो हैं भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन जो दूसरी वाली साइड है ये वाली, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है और ना ही इक्वल हैं। तो इसने बोला कि कैसी हैं, समद्विबाहु की स्थिति में है। तो समद्विबाहु की स्थिति में है तो इसकी 2 भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, जैसा कि दूसरे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो समांतर नहीं है, नॉन पैरेलल, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी 2 भुजाएं समांतर नहीं हैं, वो दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल दे दी हैं। अब इक्वल दे दी हैं तो ये तो पॉसिबल हो सकता है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर हो जाए, मतलब समांतर नहीं, सॉरी, बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए तो ये कंडीशन तो बन सकती है। लेकिन अगर समांतर भुजाओं को भी अगर हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा ऐसा कुछ। क्योंकि अगर इसकी समांतर भुजाएं भी बराबर और समान हो गई तो ये वाली तो पहले से ही, ये वाली तो पहले से ही दे रखा था कि बराबर हैं, और अगर हम समांतर भुजाओं को भी बराबर कर दें तो फिर वो समलंब चतुर्भुज नहीं रहेगा, वो या तो वर्ग की प्रवृत्तियाँ गुणों को दर्शाने लगेगा या फिर आयत के गुणों को दर्शाने लगेगा। तो जो इसकी सम्मुख भुजाएं हैं जो समांतर वाली हैं वो वाली इक्वल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उस कंडीशन में वो ट्रेपेजियम रह ही नहीं जाएगा। तो क्या कंडीशन बन सकती है, केवल 2 आसन भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब वैसे सिंपली देखा जाए तो कोई भी नहीं होती है ट्रेपेजियम में, लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो इसकी 2 भुजाएं जो कि नॉन पैरेलल हैं वो वाली बराबर हो सकती हैं। तो केवल 2 आसन भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी ये जरूरी नहीं है। उसके बाद केवल समांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब समांतर भुजाएं तो मैंने अभी बताया कि वो तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके बराबर होने से समलंब चतुर्भुज जो कि समद्विबाहु की स्थिति में होगा वो वर्ग या आयत के गुणों को प्रदर्शित करने लगेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो भुजाएं समांतर नहीं हैं हम उनको बराबर दिखा सकते हैं, उससे जो चतुर्भुज होगा वो समलंब ही होगा, बस वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु की स्थिति में चला जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट जो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
हरी और हैरी की आयु वर्षों में का अनुपात कितना है? 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु है। तो इसके करने का एक साधारण सा सिंपल सा फार्मूला है या ट्रिक है, सब समझ लीजिए कि ये हैरी हो गया, सॉरी हरी हो गया और ये हो गया हैरी। अब इन दोनों का अनुपात दे रखा था 5:7, लेकिन जब 4 वर्ष बीत गए प्लस का 4 वर्ष बाद जो इनका अनुपात है वो हो जाता है 3:4। तो अब सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो रेशियो के बीच के जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हमें समान करना होगा। जैसे कि 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 3 और 1 के बीच डिफरेंस कितने का है? वो 1 का है। तो इस डिफरेंस को हमें इक्वल करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें ये जो दोनों नंबर 1 और 2 है इनका एलसीएम लेंगे, और उस एलसीएम से दोनों साइड में, ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देंगे इधर, और 1 का गुणा कर देंगे उधर। तो गुणा करके देखते हैं। अब 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ऊपर वाले रेशियो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ऊपर वाला जो रेशियो है किसका है? प्रेजेंट का है। और ये जो बाद वाला है 4 साल बाद, वो किसका है? वो फ्यूचर का है। तो 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7, यानी प्रेजेंट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात करते हैं फ्यूचर वाले की। तो फ्यूचर वाले में 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 ये 6 हो जाएगा, और यहाँ रेशियो हो जाएगा 2 चौको 8। तो अब रेशियो जो हो गया वो नया वाला रेशियो हम अपने दिमाग में रखेंगे, पहले वाला रेशियो जो उसको भूल जाएंगे। अब देखेंगे डिफरेंस पहले अब कितना है? अभी ऊपर 2 है और 6 से 8 गए तो इसमें भी 2 हो गया। अब जब रेशियो डिफरेंस अब जब इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इधर का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा? 1 आ रहा है, और इधर भी 1 आ रहा है। तो इस 1 यानी कि पहले 5 से 6 तक पहुँचा वर्ष अनुपात में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी, कि 4 वर्षों में 1 का अंतर हुआ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब प्रेजेंट का पूछा तो प्रेजेंट में दोनों का पूछा हुआ है, तो एक तरफ हरी है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 4 पंचे 20 मिल जाएगी, और दूसरी 4 सते 28 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या तो एक दूसरा तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। उससे ये कि पहले अनुपात प्रेजेंट वाला कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है, और जो फ्यूचर का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जो 4 वर्ष बाद बोला तो प्लस का 4 इसमें और इसमें, नीचे इसके लिख देंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, और इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो 4 को 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा। 3 को 7 से करेंगे तो 3 सते 21 आएगा। अब जो गुणा करने पर आएगा उसका क्या करना है? अंतर करना है। अंतर करने पर 20 में से 21 अंतर करने पर 1 आया, चिन्ह यहाँ पर नहीं लेना है, नॉर्मली ऐसे ही हमें कर लेना है। तो ये हो जाएगा अंतर, और यहाँ नीचे गुणा करेंगे तो 4 3 ये आ जाएगा 12, और इधर करेंगे तो 4 चौको 16 आ जाएगा। तो 12 में से 16 जाएगा तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यानी 1 की वैल्यू यहाँ से देखें तो कितनी मिल गई? 4 मिल गई। और प्रेजेंट बताना था, तो प्रेजेंट में आप देख सकते 5 वाला 4 पंचे 20 हो जाएगा, और इधर 7 वाला था ये वाला, तो इधर करेंगे तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। वैसे दूसरा मेथड तो ज़्यादा आपका बेहतर हो जाएगा, लेकिन पहला मेथड भी आप अपना सकते हैं, उससे भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक्स रुपये 3000 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 2x + 50 का मान बताइए। तो जो एक्स है वो क्या है? ब्याज है। और फार्मूला क्या होता है एसआई का? एसआई का फार्मूला होता है PRT/100, ये होता है फार्मूला। ब्याज उसने एक्स माना है, उसके बाद हमें मूलधन जो दिया हुआ वो 30,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये 30,000 हो जाएगा। रेशियो 15% दिया हुआ है, और उसके बाद समय आपको 3 वर्ष दिया हुआ है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ निकलेगा 15 × 45, और 45 × 135, और इसके पीछे आएंगे 2 जीरो,
यानी कि 13,500 रुपये हो गया, ये तो ब्याज हो गया। अब कहता है कि 2x + 5 का मान बताइए, तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ ला करके पुट करनी पड़ेगी, यानी टोटल कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा है इस प्रश्न के द्वारा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं 13,500 और प्लस 50। 13,500 को करेंगे तो 26 से 27,000 हो जाएगा, और 27,000 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27,050। तो इसका जो आंसर आया वो 27,050 जो कि दूसरे विकल्प में है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक षट्भुज आधार वाले पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः x, y और z से निरूपित होती हैं तो डेश का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर पिरामिड के बारे में पूछ रहा है, और पिरामिड के बारे में मैंने आपको भली भांत जितने भी सेशंस किए हैं उन सब में जहाँ भी जिक्र हुआ है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो मैंने बताया कि जो पिरामिड होता है उसमें शीर्ष की वर्टिसेज की बात करूँ तो जितनी भुजाएं होती हैं अगर उसमें हम एक ऐड कर दें तो वहाँ पर वर्टिसेज की संख्या, शीर्षों की संख्या निकल आती है, और जितने शीर्ष होते हैं उतने ही कौन हो जाते हैं, उसके फेस फलक हो जाते हैं। अब बाकी बच्चे एज, तो एज जो होते हैं वो भुजाओं को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो एजेज की संख्या निकल आती है, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक षट्भुजाकार है, हेक्सागोनल है, यानी उसके 6 भुजाएं हैं, तो भुजाएं 6 हो गई। तो अब बात करें तो यहाँ पर 6 रखेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी कि उसमें शीर्षों की बात करें तो 7 होंगे, और फेसेस फलक की बात करें तो वो भी 7 होंगे, क्योंकि शीर्ष और फलक दोनों समान होते हैं पिरामिड में। पिरामिड का ऊपरी सिरा नुकीला होता है। उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, 6 है ना भुजाओं की संख्या, और उसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी 12, यानी कि हमें मिलता है, क्या मिलता है, 12 मिलता है, जो कि एजेज की संख्या हो जाएगी। अब उसने इन सबका योग पूछा है, तो x, y, z उन्होंने शीर्ष, किनारों और शीर्षों को ही माना था, फलकों को माना था, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 7, और ये हो जाएगा 12/2, और उसका स्क्वायर करेंगे। अब जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 जोड़ने पर 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 26 का आधा 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, वो 169 हो जाएगा। कभी कभी अब इसमें प्रिज्म के बारे में पूछ सकता है कि बताओ प्रिज्म के किनारों, शीर्षों, फलकों के योगफल, इस प्रकार से कुछ पूछ सकता है। तो हमने प्रिज्म के बारे में आपको पहले जो भी क्लास ली उसमें बहुत अच्छे डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज की रचना की जानी है और जिसकी भुजाएं 2p - 1 सेंटीमीटर, 2p + 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज की रचना के लिए p सदैव है। यानी p का मान पूछा है कि p का मान कितना हो सकता है, अधिकतम न्यूनतम जो भी पूछा हो। तो हमें मालूम है कि एक त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली भुजा को अगर हम मान लेते हैं 2p - 1 थी, और जो दूसरी थी वो 2p + 1 थी। अब ये ग्रेटर होनी चाहिए किससे, तीसरी भुजा यानी 12 सेंटीमीटर से। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर 2p हो जाएगा 4p, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 4p की वैल्यू कितनी आई, 12 से ग्रेटर होनी चाहिए। 4p की वैल्यू 12 से ग्रेटर होनी चाहिए, और p की वैल्यू कितना रखें कि 12 से ज़्यादा आ जाए। तो अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 रखूँगा तो 4 गुणे p की जगह पर अगर 3 रख देता हूँ तो 12 आ जाता है। 12 आ जाता है तो 12 के ही इक्वल आ जाएगा। यानी कि p का मान हम 3 तो नहीं रख सकते, 3 से कुछ भी ज़्यादा रखेंगे तब जाकर के 12 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा आना चाहिए। 4p की वैल्यू 12 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 से ज़्यादा रखूँ, यानी ग्रेटर दैन 3 हमें रखना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से अधिक होना चाहिए, जो कि पहले वाले विकल्प में ही, तो पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा इसकी प्रत्येक असमांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है। प्रत्येक मतलब दोनों में से, जो तो समांतर उसमें तो दोनों में से पहली वाली और दूसरी वाली दोनों 20-20 सेंटीमीटर के बराबर हैं। यदि उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है। यानी परिमाप का फार्मूला आपको मालूम हो या ना मालूम हो, आप परिमाप निकाल सकते हैं यदि उसकी सभी भुजाएं दी हुई हैं, क्योंकि परिमाप मतलब होता है
सभी भुजाओं का सभी किनारों का योग। तो यहाँ पर अगर मैं सभी भुजाओं को जोड़ देता हूँ, तो जैसे कि मैंने परिमाप पेरीमीटर उसने दे रखा है कि 104 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो अगर मैं समांतर भुजाएं पहले एक ए मान लेता हूँ, मान ली ये वाली ए है और ये वाली बी है, ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई, तो इन दोनों का योग हो गया। और जो बाकी दो इक्वल हैं वो 20-20 सेंटीमीटर की हों, तो ये हो गई चारों भुजाओं का योग, और ये चारों भुजाओं का योग 104 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20-20 40, उसमें घट करके जाएगा तो मिलेगा 64। यानी ए प्लस बी अर्थात ए और बी कौन सी हैं, दो समांतर भुजाएं हैं, ए और बी दोनों समांतर भुजाएं हैं, उन समांतर भुजाओं का योग हमें मिला 64 सेंटीमीटर। अब उसने एरिया पूछा था, तो एरिया का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी बटे 2 और गुणे एच, ये हो जाता एरिया। तो एरिया निकालें, ए प्लस बी 64 दिया हुआ था और बटे 2 और गुणे ऊंचाई उसने दे रखी थी 16 सेंटीमीटर, तो उसको रख लिया 16 सेंटीमीटर। अब 2 से 16 काटेंगे 8, 8 से गुणा करेंगे 8 चौको 32, 3 बचा, 8 छंग 48 और 3 52, यानी कि आंसर मिला 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा ज़रूर लग रहा। तो अब बारी आपकी है कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए अगर हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ये रही आपकी जिम्मेदारी। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।